नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। मैं मिस्टर टी आर नायक आप सभी का नायक आईएएस एकेडमी पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे साथियों, आज के सेशन में हम पढ़ेंगे यानी चित्रकला जो स्कूल जो हम पढ़ रहे थे राजस्थान की चित्रकला, उसके अंदर आज का हमारा जो सेशन या फिर हम कह सकते हैं वीडियो पार्ट 4 रहेगा। उसके अंदर यानी मेवाड़ की जो भी चित्र स्कूल जो थी उनको हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो आज के सेशन में हम शुरू करेंगे, उससे आगे मारवाड़ की चित्र स्कूल से है जो कि शुरू करते हैं। उसके अंदर जो भी उप शैलियाँ हैं उन सभी के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, ताकि वहाँ से एक भी प्रश्न अगर हमारा एग्जाम में पूछा जाए तो हमारा एक भी प्रश्न गलत नहीं हो। तो पहले तो हेडिंग लगाए मारवाड़ चित्र स्कूल, और मैं आशा करता हूं कि जो भी हम लोगों ने पीछे सेशन के अंदर पढ़ा है, जो मेवाड़ चित्र स्कूल के बारे में जो भी उनकी उप शैलियाँ हैं उन सभी के बारे में पढ़ा, तो वो आप सभी को अच्छे से आपने नोट्स जो बनाया था उनको रिवीजन भी कर लिया होगा और आपको अच्छे से वो समझ में आ गया, याद भी हो गया होगा। मैं कोशिश करता हूं जो भी सेशन यहाँ पे हम करते हैं उनको साथ साथ 80% क्या करते हैं, रिवीजन यानी हम कह सकते हैं याद आपको करवा देते हैं। बाकी थोड़ा बहुत उसको दोबारा आप जब नोट्स पढ़ते हैं तो आपको अच्छे से प्रिपेयर हो जाता है। ठीक है, अब लिखिए आप मारवाड़ चित्र स्कूल, 2 नंबर लगा के, यानी एक तो अपन मेवाड़ पढ़ लिया है और 2 नंबर मारवाड़ हो गया और 3 नंबर जो कि ढूंढाड़ और चौथा हाड़ौती होगा। ठीक है, 2 नंबर लगा के लिखे मारवाड़ चित्र स्कूल। ठीक है, अब इसके अंदर हम पढ़ते हैं, 1 नंबर लगा के लिखे जोधपुर चित्रशैली या फिर इसे मारवाड़ चित्रशैली कहा जाता है। 1 नंबर लगा के लिखे, इसे मारवाड़ चित्रशैली भी कहा जाता है। ये इसकी उप शैली है ना, इस स्कूल की उप चित्रशैली मानी जाती है मारवाड़ चित्र स्कूल चित्रशैली, या फिर सीधा लिखे मारवाड़ या जोधपुर चित्र स्कूल चित्रशैली, जोधपुर चित्रशैली। फिर इसके बाद में समझने की कोशिश करते हैं, एक बार थोड़ा पॉइंट टू पॉइंट लिखते रहे। इसके आगे डेस्क करके आपको लिखना है कि हम क्या पढ़ते हैं इसके अंदर। एक तो प्रादुर्भाव जो काल होता है उससे चित्रकला का एक स्वर्ण काल माना जाता है, और एक उस चित्रकला के अंदर किस रंग का जो प्रयोग किया गया है, कौन सी पशुओं के जो चित्रण वहाँ पे किए गए हैं, कौन से पक्षियों के चित्रण किए गए हैं, और महिलाओं के चित्र जो है वो किस प्रकार से देखने को मिलते हैं, और पुरुष चित्र है और वहाँ पे किन किन चित्रों का प्रयोग किया गया है, किन ग्रंथों पे चित्र जो बनाए गए हैं उनके बारे में बात करते हैं, और कौन कौन जो चित्रकार है उनका वहाँ पे विशेष योगदान रहा है। ठीक है, अब इनके बारे में अगर बात करें तो जो आपकी जोधपुर चित्र शैली है, मारवाड़ चित्र शैली के नाम से भी इसे जाना जाता है, इसके अंदर जो प्रादुर्भाव काल है वो माना जाता है मालदेव के समय को। किसके समय को? मालदेव के समय के अंदर जोधपुर चित्र शैली का जो प्रादुर्भाव यानी प्रारंभिक जो कह सकते हैं शुरुआती जो दौर था वो उसके समय को माना जाता है। और उसके बाद में स्वर्ण काल की बात करें तो ये जसवंत सिंह प्रथम और मान सिंह के समय को है, जो कि इस चित्र शैली का जो स्वर्ण काल वो माना जाता है। उसके बाद में बात करते हैं इस चित्रशैली के अंदर जो रंग का प्रयोग किया गया था वो पीले रंग का प्रयोग किया गया, और जो पक्षियों के चित्र बने हैं वहाँ पे वो कौवा है, चील है और खंजन पक्षी है ना, इनके वहाँ पे चित्र बनाए गए हैं। तो अपन लिखेंगे, एक बार आप समझने की कोशिश करें। और वृक्ष की वहाँ पे बात करें तो वृक्ष जो आम है, आम वृक्ष का वहाँ पे चित्रण किया गया है। और पशुओं की बात करें तो ऊंट और कुत्ता, पशु ऊंट कुत्ता, एक बार समझे। ठीक है, और वृक्ष की कौन सा है? आम। ठीक है, और पक्षी के बारे में हम लोगों ने बात की है, खंजन पक्षी है, चील है और कौवा पक्षियों के वहां पे चित्रण किए गए हैं। पुरुष चित्रण के अंदर बात करें तो वहां पे जो ऊंची पगड़ी का चित्रण किया गया है। पुरुषों की जो पगड़ी है होती है उसका जो एकदम ऊंची जो पगड़ी होती है, लंबी हम कह सकते हैं हाइट वाली, तो उसका वहां पे चित्रण किया गया है। महिलाओं के चित्रण की बात करें तो उसके अंदर जो बादाम के समान जो आंखें होती है वो उसमें दर्शाई गई है ना,
यानी जो महिलाओं का जो चित्रण वहां पे किया गया है, तो वो जो बादाम के समान आंखें वहां पे उनकी बनाई गई है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, इसके अंदर याद करना है। एक हम लोगों ने मेवाड़ जो उदयपुर चित्र शैली के अंदर है जो कि पढ़ा था कि उसके जो प्रमुख जो चित्र थे, जिसमें एक चित्र था, हम लोगों ने 7-8 चित्र उसमें पढ़े थे, जिसमें एक चित्र था कलीला दमना। तो कलीला दमना जो कि क्या है, एक पंचतंत्र नामक एक ग्रंथ था, जिसका नाम किसका ग्रंथ था, विष्णु शर्मा का एक ग्रंथ था जिसका नाम था पंचतंत्र। तो पंचतंत्र का फारसी जो अनुवाद था वो था कलीला दमना, और इसी के फारसी के अनुवाद जो कलीला दमना है, तो इनका चित्र है जो कि मेवाड़ यानी उदयपुर चित्र शैली के अंदर बनाया गया था। लेकिन अगर बात आए कि जो सर्वाधिक मात्रा में जो पंच तंत्र जो ग्रंथ था उस पे जो चित्र बनाए गए थे वो मारवाड़ में बनाए गए, न कि मेवाड़ के अंदर। मेवाड़ के अंदर एक यानी जो पंचतंत्र जो एक हम कह सकते हैं ग्रंथ था, ठीक है, एक बार समझने की कोशिश करें। पंचतंत्र एक ग्रंथ था, किसका था, विष्णु शर्मा का, विष्णु शर्मा का, ठीक है। इसका एक फारसी अनुवाद था जिसका नाम था, फारसी अनुवाद कौन सा था, फारसी अनुवाद क्या नाम से था, कलीला दमना, कलीला दमना। तो ये इसी के फारसी अनुवाद कलीला दमना पर एक जो चित्र बनाया गया था मेवाड़ चित्र शैली में, मेवाड़ या फिर हम कह सकते हैं उदयपुर चित्र शैली में एक चित्र जो प्रमुख रूप से बनाया गया था। तो अब अगर बात आए कि पंचतंत्र जो ग्रंथ है, इसका फारसी अनुवाद कलीला दमना पे जो चित्र बनाया गया वो तो है हम कह सकते हैं उदयपुर चित्र शैली मेवाड़ के अंदर। लेकिन अगर पूछ ले कि जो विष्णु शर्मा का ग्रंथ है कौन सा, पंचतंत्र, इस पे सर्वाधिक मात्रा में या फिर हम कह सकते हैं सर्वाधिक जो चित्रण जो किया गया है वो मारवाड़ शैली में किया गया है, मारवाड़ चित्र शैली में, मारवाड़ चित्र शैली में पंचतंत्र पर सर्वाधिक जो चित्रण किया गया है, पंचतंत्र पर सर्वाधिक जो चित्रण है वो मारवाड़ शैली में किया गया है। तो ये विशेष बातें जो भी है वो आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखनी है, ठीक है। और उसके बाद में इसी के अंदर विशेष से जो जानकारी होती है वो हम पढ़ेंगे कि इस चित्र शैली में सबसे पहले देखिए, एक तो होता है सर्वप्रथम, ठीक है, यानी सबसे पहले। तो सबसे पहले जो मुगल प्रभाव है वो किस किस समय में इस पे है जो कि पड़ा था, वो पड़ा था मोटा राजा उदय सिंह और सूर सिंह के समय, ठीक है। देखिए यहाँ पे बात आती है कि जो मारवाड़ चित्र स्कूल है, यानी जोधपुर की बात कर रहे हैं हम, चित्र शैली, तो इसके अंदर सर्वप्रथम मुगल शैली का जो प्रभाव है, क्या हो गया, सर्वप्रथम मुगल शैली का प्रभाव वो किसके समय पड़ता है, सूर सिंह, यानी इसके अंदर है जो कि हम बात कर सकते हैं एक तो मोटा राजा उदय सिंह के समय, मोटा राजा उदय सिंह के समय और सूर सिंह के समय। और आप समझने की कोशिश करें, एक बार मैं लिखवा दूंगा अच्छे से, कोई टेंशन करने की बात नहीं है, ठीक है। सर्वप्रथम जो मुगल प्रभाव जो पड़ा था इस शैली पे वो तो किसके समय में पड़ा था, मोटा राजा उदय सिंह और सूर सिंह के समय में। लेकिन अगर वहां पे प्रश्न इस प्रकार से पूछ लिया जाए कि इसमें सर्वाधिक मात्रा में या फिर हम कह सकते हैं सर्वाधिक जो मुगल प्रभाव वो इस पे किसके समय में पड़ा था, तो वो उसके बारे में अगर बात करें तो जसवंत सिंह प्रथम के समय में पड़ा था, जसवंत सिंह प्रथम के समय में सर्वाधिक जो मुगल प्रभाव पड़ा था। अब देखिए अमूमन जो विद्यार्थी होते हैं वो क्या करते हैं, प्रश्न को समझने में थोड़ा मिस्टेक कर देते हैं। अगर वहां पे देखो सेम प्रश्न बन रहा है ना, तो देखने में सेम लगता है कि सर्वप्रथम इतना वहां पे अगर पूछ ले कि हम कह सकते हैं कि मारवाड़ शैली में मुगल शैली का जो प्रभाव हम कह सकते हैं मुगल जो प्रभाव है वो किसके समय में माना जाता है। अगर वहां पे पूछ ले कि सर्वप्रथम मुगल प्रभाव, तो क्या हो जाएगा, वहां पे ये ऑप्शन मिलेंगे, या तो मोटा राजा उदय सिंह और सूर सिंह साथ में मिलेगा या फिर अलग अलग एक मिलेगा, इन दोनों में से एक तो आपका राइट हो जाएगा। अगर वहां पे ऐसे पूछ ले कि सर्वाधिक मुगल प्रभाव मारवाड़ शैली में किसके समय में पड़ा, तो आपको क्या करना है, जसवंत सिंह प्रथम में करना होगा।
ठीक है। तो ये बातें आपको जो भी होती है तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। यानी जब जिस समय इस चित्र शैली का स्वर्ण काल जो माना जाता है वो किसके समय में माना जाता है, जसवंत सिंह के समय ना। तो उस समय के अंदर इसमें है जो कि मुगल शैली का जो प्रभाव है, मुगल प्रभाव इसके अंदर अधिक मात्रा में है जो कि पड़ा था। ठीक है। और उसके बाद में बात करें तो जो मानसिंह के समय में, मानसिंह के समय में जो नाथ संप्रदाय का सर्वाधिक प्रभाव है जो कि इस पे देखने को मिलता था। इसलिए कहा जाता है कि जो मानसिंह के समय में जो मारवाड़ चित्र शैली थी उसको नाथ संप्रदाय के जो कि मठों में ये फली फूली थे ऐसा माना जाता है। ये जो मारवाड़ चित्र शैली है ये नाथ संप्रदाय के जो मठ थे, यानी जो हम कह सकते हैं मंदिर जो होते हैं उनके, उसी के अंदर फली फूली ये ऐसा माना जाता है। क्योंकि इस पे नाथ संप्रदाय का जो प्रभाव इस पे काफी हद तक रहा है, इसलिए इसके अंदर है जो कि हम बात कर सकते हैं। और एक शासक था तख्त सिंह। तो तख्त सिंह के समय में है जो कि इस चित्र शैली पे यूरोपीय जो शैली थी उसका भी प्रभाव देखने को मिलता है। तो किसके समय में तख्त सिंह के समय में, तख्त सिंह के समय किस शैली का प्रभाव इस पे देखने को मिलता है, यूरोपियन शैली में, यूरोपियन शैली का प्रभाव। ठीक है। और उसके बाद में इसकी जो विषय वस्तु, इसके जो भी प्रमुख चित्र हैं उनके बारे में बात करेंगे। जैसे एक तो हो जाएगा उत्तराध्ययन सूत्र चूर्णी, उत्तराध्ययन सूत्र चूर्णी। ठीक है। और उसके बाद में बात कर सकते हैं इसके अंदर एक चोखला महल के भित्ति चित्र। चोखला महल कहाँ पे है, मेहरानगढ़ दुर्ग जो जोधपुर के अंदर है उसके अंदर एक महल है चोखला महल। तो वहां के जो भित्ति चित्र है वो इस चित्र शैली के सबसे प्रमुख चित्र माने जाते हैं। और एक बात हम करेंगे इसी के अंदर, सूर सिंह के समय में जो कई सारे और चित्र बनाए गए थे, जैसे एक तो भागवत पुराण के चित्र बनाए गए थे और ढोला मारू के चित्र बनाए गए थे, वो भी इस चित्र शैली के प्रमुख चित्र माने जाते हैं। इन सभी के बारे में बात करेंगे। एक रागमाला चित्र भी इसके अंदर है जो कि बनाए गए थे, जिसमें गज सिंह प्रथम के समय में ना, गज सिंह प्रथम के समय में एक चित्रकार था जिसका नाम था वीर सिंह भाटी, वीर जी भाटी है ना, वीर जी भाटी के द्वारा है जो कि ये चित्र बनाए गए थे, रागमाला चित्र। ठीक है। यानी उसने हम कह सकते हैं भाटी ने जो बनाए थे वो किसके कहने पे बनाए थे, तो उसके बारे में अगर बात करें तो गज सिंह का एक सामंत था, गज सिंह प्रथम का एक सामंत था जिसका नाम था बिठल दास चंपावत। तो उनके कहने पे या फिर हम कह सकते हैं उनके आग्रह पे ये जो रागमाला चित्र है जो कि बनाए गए थे, किसके द्वारा बनाए गए थे, वीर जी भाटी के द्वारा है जो कि बनाए गए थे। तो इसके जो चित्रकारों की बात करेंगे तो इसके अंदर एक आपका वीर जी भाटी है जो कि चित्रकार होगा। तो बाकी बातें हम करेंगे, उससे पहले थोड़ा सा इसके बारे में लिखने की कोशिश करते हैं ना। तो मैं आशा करता हूं कि जो समझ में आ गया थोड़ा लिख लेते हैं, फिर आगे लिख लिया। मारवाड़, एक बार हेडिंग लगाए, मारवाड़ चित्र स्कूल, दोनों में लगा के लिखे मारवाड़ चित्र स्कूल। इसके अंदर प्रादुर्भाव काल पढ़ते हैं और उसके बाद में स्वर्ण काल है, रंग पढ़ते हैं। तो चलिए लिखिए, पहले प्रादुर्भाव काल है जो कि किसके समय में माना जाता है, मालदेव के समय में को माना जाता है ना। लिखिए प्रादुर्भाव काल। प्रादुर्भाव काल के अंदर लिखे डैश करके मालदेव। ठीक है। फिर लिखे स्वर्ण काल, इसमें आपका एक तो हो जाएगा जसवंत सिंह प्रथम और एक हो जाएगा मान सिंह। स्वर्ण काल, डेट करके लिखे जसवंत सिंह प्रथम और मालदेव। जसवंत सिंह प्रथम कॉमा लगा के लिख सकते हैं या फिर लिखे और मालदेव के समय में इसे जो हम कह सकते हैं, सॉरी मान सिंह है ना,
कई बार ऐसे निकल जाता दिमाग से, लेकिन गलत लिखवाऊंगा नहीं। ऐसे कई बार बोलने में मिस्टेक हो जाता है, लेकिन लिखवाऊंगा नहीं गलत, है ना। क्योंकि जब लिखते हैं तो तुरंत समय याद आ जाता है कि भाई ऐसे यहाँ पे थोड़ा चेंज क्यों लग रहा है, या फिर हम कह सकते हैं अटपटा क्यों लग रहा है, वो वहाँ पे ऑटोमेटिक याद आ जाता है ना। तो उसके बाद हम बात कर सकते हैं जो स्वर्ण काल है वो जसवंत सिंह प्रथम और आपके है जो कि मान सिंह के समय में है, जो कि माना जाता है। और इसके अंदर जो रंग की बात करते हैं तो किसका प्रयोग किया गया है, रंग है जो कि पीला रंग प्रयोग किया गया है। वृक्ष की बात करें तो आम वृक्ष का प्रयोग किया गया है। तो चलिए लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं ना। वृक्ष, किस वृक्ष का प्रयोग किया गया है, आम वृक्ष का। फिर लिखते हैं, किसकी बात करें, पक्षी। चलो पक्षी लिखते हैं पहले। कौन कौन से बोले थे हमने, चील, कौमा कोआ, कौमा खंजन पक्षी, ठीक है। पशु किसका है, ऊंट व कुत्ता। पशु के अंदर लिखे ऊंट कौमा कुत्ता के वहां पे चित्रण किए गए हैं। और उसके बाद में लिखे रंग, किस रंग का प्रयोग किया गया है इसके अंदर, रंग है पीला। किस रंग का प्रयोग किया गया है, पीले रंग का प्रयोग इसके अंदर किया गया। उसके बाद में एक चीज और लिखे लाइन कि पंचतंत्र का सर्वाधिक चित्रण है जो कि मारवाड़ चित्र शैली में देखने को मिलता है, या फिर हम कह सकते हैं मारवाड़ चित्र शैली के अंदर किया गया है। फिर महिला चित्रण के अंदर लिखते हैं कि बादाम के समान आंखें, और पुरुष चित्रण के अंदर है जो कि ऊंची पगड़ी वाले चित्रण। जुकाम सा लग गया थोड़ा। महिला चित्रण के अंदर लिखे बादाम के समान आंखें, महिला चित्रण डेस करके लिखे बादाम के समान आंखें। बादाम के समान आंखें। यहां पे लिख दे हैं पुरुष चित्रण। पुरुष चित्रण, इसमें लिखे ऊंची पगड़ी का चित्रण। ऊंची पगड़ी समझते हैं ना, पहले हम लोगों ने जो पहनावा पढ़ा वो तो आप सभी को पता है, का चित्रण। पगड़ी या फिर साफा कहाँ का प्रसिद्ध है, भारत में पगड़ी व साफा कहाँ का प्रसिद्ध है, तो मेवाड़ की पगड़ी और मारवाड़ या फिर कह सकते हैं जोधपुर का जो साफा है वो भारत भर में प्रसिद्ध है ना। जो सरफेस वाला जो साफा जो बांधा जाता है, दूल्हा जो होता है, तो उनकी अगर बात करें तो जो साफा सरफेस वाला साफा वो पूरे भारत भर में प्रसिद्ध है। चाहे कौन सा भी स्टेट हो, सभी जगह जो दूल्हा बनता है, शादी जब की जाती है उसकी, तो वो साफा प्रयोग में लिया जाता है, ठीक है। फिर बात करें विशेष के अंदर, इसके अंदर बात करें विशेष के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि इस चित्र शैली का पर है जो सर्वप्रथम प्रभाव, जो मुगल शैली का प्रभाव कब पड़ता है, महाराजा उदय सिंह और सूर सिंह के समय में पड़ा था। लिखे इस चित्र शैली पर, इस चित्र शैली पर सर्वप्रथम मुगल प्रभाव, सर्वप्रथम यहाँ पे पहले लिख देते हैं ना विशेष, ऐसे क्या पता चलेगा, ये हमारा टॉपिक होता मेन पॉइंट विशेष। इस चित्र शैली पर, इस चित्र शैली पर
सर्वप्रथम मुगल प्रभाव, मुगल प्रभाव किसके समय में पड़ा था? लिखें मोटा राजा उदय सिंह व सूर सिंह के समय में, उदय सिंह व सूर सिंह के समय में पड़ा, के समय में पड़ा। फिर लिखते हैं सर्वाधिक प्रभाव, है ना, पहले इतना लिखे, उसके बाद में सर्वाधिक प्रभाव हम पढ़ते हैं। लिखे इतना, उसके बाद में नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आवाज वगैरह आप सभी तक अच्छे से आ रही है ना? अगर कोई भी प्रकार का इश्यू हो, आवाज वगैरह टेक्निकल जो भी, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दें ताकि हम यहाँ पे ठीक कर लेंगे ना। लिख लिया क्या? चलो नेक्स्ट लिखे। विशेष पढ़ रहे हैं हम, इसके अंदर इस चित्र शैली पर सर्वप्रथम, इस चित्र शैली पर सर्वप्रथम मुगल प्रभाव मोटा राजा उदय सिंह व सूर सिंह के समय में पड़ा। ठीक है, तो ये लिख लीजिए यहाँ पे पर, है ना। और उसके बाद में नेक्स्ट विशेष आगे बढ़ाते हैं। विशेष, है ना, वहां पे लिखा था या दोबारा लिख देते हैं। सर्वाधिक, इस शैली पर सर्वाधिक जो कह सकते हैं मुगल प्रभाव, वो किसके समय में पड़ा था? जसवंत सिंह प्रथम के समय में, है ना। तो लिखिए विशेष के अंदर ही लिखना है, जसवंत सिंह प्रथम के समय इस शैली पर, इससे शैली पर सर्वाधिक मुगल प्रभाव रहा, ऐसे लिख दीजिए, इस शैली पर सर्वाधिक मुगल प्रभाव रहा। मुगल प्रभाव रहा। ठीक है, देखिए सर्वाधिक जो मुगल प्रभाव है वो किसके समय में रहा है? इसके अंदर जसवंत सिंह प्रथम के समय में है, जो कि रहा है। और मान सिंह के समय में ये जो एक संप्रदाय है राजसमंद के अंदर, नाथद्वारा का जो वो संप्रदाय जो था, उसका प्रभाव भी इसके अंदर रहा है ना। तो उसके बारे में एक लाइन लिखे कि मानसिंह के समय नाथ संप्रदाय का सर्वाधिक प्रभाव इस पे जो देखने को मिलते हैं। एक लाइन और लिखें, मानसिंह के समय नाथ संप्रदाय का प्रभाव, या फिर ऐसे लिखे, मानसिंह के समय इस शैली पर, इस चित्र शैली पर, इस चित्र शैली पर नाथ संप्रदाय का प्रभाव देखने को मिलता है। नाथ संप्रदाय का प्रभाव देखने को मिलता है।
तो क्या होता है कि मानसिंह के समय में हम कह सकते हैं इस चित्रशैली पे नाथ संप्रदाय कहाँ पे, इसकी पीठ कहाँ पे है, नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर। तो सर्वाधिक मात्रा में उसका जो कह सकते हैं इस पे प्रभाव देखने को मिलता है। इसलिए कहा जाता है कि जो मानसिंह के समय जो मारवाड़ चित्रशैली है इसको क्या कहा जाने लगा था, यानी इसको हम कह सकते हैं नाथ संप्रदाय के जो मठों में ये फली फूली थी, ऐसा है जो कि कहा जाता है। तो कहा जाता है, इसे लिखिए कि कहा जाता है मानसिंह के समय में ये जो चित्रशैली है सर्वाधिक, या फिर हम कह सकते हैं मारवाड़ चित्रशैली जो नाथ संप्रदाय के जो मठ थे उनके अंदर है जो कि फली फूली है। तो लिखे इसलिए कहा जाता है कि मानसिंह के समय ये चित्रशैली, या फिर सीधा लिखे मारवाड़ चित्रशैली नाथ संप्रदाय के मठों में फली फूली है। नाथ संप्रदाय के मठ क्या होते हैं, जो मंदिर वगैरह होते हैं ना, मठों में फली फूली है। ठीक है, तो लिखिए ये 2 लाइन, और उसके बाद में एक लाइन और लिखिए कि पंचतंत्र का सर्वाधिक चित्रण मारवाड़ चित्रशैली में देखने को मिलता है। लिखिए एक लाइन और, पंचतंत्र का सर्वाधिक चित्रण, पंचतंत्र पर या फिर पंचतंत्र का कैसे भी लिख सकते हैं। पंचतंत्र क्या है, ग्रंथ है, जो किसका है ग्रंथ है, ये विष्णु शर्मा का ग्रंथ है। पंचतंत्र का सर्वाधिक चित्रण मारवाड़ चित्रशैली में देखने को मिलता है। मारवाड़ चित्रशैली में देखने को मिलता है। चलो लिखिए। और वैसे हम लोगों ने मेवाड़ के अंदर भी पढ़ा था, वो क्या था, कलीला दमना, जो इसी का क्या है, पंचतंत्र का एक फारसी अनुवाद है ना, तो उस पे जो चित्र वहां पे बनाए गए थे। तो लिखिए इतना, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। और विषय वस्तु जो लिखते हैं उससे पहले एक लाइन और लिख लीजिए। तख्त सिंह के समय इस चित्रशैली पे किसका प्रभाव पड़ा था, यूरोपियन शैली का। लिखिए एक लाइन और लिख देते हैं इसी के अंदर, ताकि उसके बाद में क्या लिखेंगे, जो प्रमुख चित्र है विषय वस्तु उनके बारे में लिखते हैं। तख्त सिंह के समय इस चित्रशैली पर किसका प्रभाव पड़ा था, यूरोपियन शैली का प्रभाव रहा या फिर पड़ा। शैली का प्रभाव पड़ा। दिख रहा है ना अच्छे से सभी को, तो लिखिए फटाफट से। उसके बाद में इसके जो प्रमुख चित्र है और विषय वस्तु लिखते हैं इसके बारे में। लिख लिया क्या, चलो फटाफट से लिखे।
लिख लिया। चलो अब हेडिंग लगाइए आप, विषय वस्तु वह अब लिख करके लिखे चित्र। विषय वस्तु या चित्र, डेस करके लिखे। एक नंबर लिखे उत्तराध्ययन सूत्र चूर्णी। उत्तराध्ययन सूत्र चूर्णी। ये किसके समय में बनाया गया था? इस चित्र की बात करें तो ये मालदेव के समय में है जो कि बनाया गया था। और कहा जाता है कि जो मारवाड़ चित्रशैली है, जोधपुर चित्रशैली, इसके सबसे जो प्राचीन चित्र की बात करें तो वो यही माना जाता है। सबसे प्राचीन चित्र जो कि कौन सा है? उत्तराध्ययन सूत्र चूर्णी है, जो कि सबसे प्राचीन चित्र माना जाता है। और प्रमुख चित्रों की बात करें तो वो कहाँ पे है? जो मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर एक महल है, चोखला महल। तो चोखला महल की जो भित्ति चित्रण है, चित्र है, वो इस चित्रशैली यानी जोधपुर चित्रशैली के क्या माने जाते हैं? सबसे प्रमुख चित्र माने जाते हैं। जो कि हम कह सकते हैं मालदेव के समय में वहां पे जो किस प्रकार के चित्र बनाए गए थे? वीर रस प्रदान चित्र। वीर रस प्रदान, समझने की कोशिश करें एक बार। वीर रस प्रदान जो चित्र बनाए गए, जिसे मार्शल शैली भी कहा जाता है, मार्शल शैली। ठीक है। वीर रस प्रदान का ये होता है कि जिसमें हम कह सकते हैं वीर रस का मतलब ये होता है कि वीरता का बखान करते हुए, जो वीरता का प्रदर्शन करते हुए लोगों के चित्र है, जो कि वहाँ पे जो वीर व्यक्ति होते हैं उनके युद्ध के जो चित्र बनाए गए हैं। तो इस प्रकार के जो चित्र है उनको क्या वीर रस प्रदान कहा जाता है, या फिर हम कह सकते हैं मार्शल चित्र उन्हें कहा जाता है, जिसके अंदर राम रावण के चित्र बनाए गए हैं, युद्ध व सप्त सती के जो चित्र वहाँ पे बनाए गए हैं। तो इन सभी के बारे में बात करेंगे। और हम बात कर सकते हैं सूर्य सिंह के समय भागवत पुराण और इन तमाम चित्र वहाँ पे बनाए गए थे। इसके अंदर लिखे मालदेव के समय में है जो कि यहाँ पे चित्र बनाए गए थे। और ये इस चित्र शैली के क्या है? सबसे प्राचीन चित्र माने जाते हैं। लिखे इसके अंदर, यह इस चित्र शैली के, इसे चित्र शैली के सबसे प्राचीन चित्र माने गए। तरीके से लिखते हैं, चलो ना। ये इस चित्र शैली के सबसे प्राचीन चित्र माने गए हैं, सबसे प्राचीन चित्र है। जो मालदेव के समय में बनाए गए, ऐसे लिखे, जो किसके समय में बनाए गए? मालदेव के समय में बनाए गए। ठीक है। अब 2 नंबर लिखे चोखला महल। तो हाँ, इसके अंदर एक चीज और लिखनी है आपको। ये वर्तमान समय के अंदर जो सुरक्षित कहाँ पे है? ये बड़ौदा जो संग्रहालय है वहां पे सुरक्षित देखने को मिलते हैं। तो एक लाइन इसके अंदर और लिख दीजिए कि वर्तमान में ये बड़ौदा, वर्तमान में ये बड़ौदा संग्रहालय में बड़ौदा संग्रहालय कहाँ पे है आपको पता है? ओके। बड़ौदा संग्रहालय में सुरक्षित है। वर्तमान में ये बड़ौदा संग्रहालय में सुरक्षित है। किसकी बात कर रहे हैं? उत्तराध्ययन सूत्र चूर्णी, जो कि इस चित्र शैली के क्या है? सबसे प्राचीन चित्र माने गए हैं। अब 2 नंबर लगा के लिखे
चोखला महल के भित्ति चित्रण। कहा गया चोखला महल के भित्ति चित्र लिखे। इधर क्या लिखेंगे फिर, यहाँ पे लिखे चोखला महल के भित्ति चित्र, फिर आगे वहां पे लिख देंगे ना 2 नंबर लगा के। चोखला महल के भित्ति चित्र। ठीक है, तो अब इनके बारे में लिखते हैं। चोखला महल के जो भित्ति चित्र हैं, ये इस चित्र शैली के क्या माने जाते हैं, सबसे प्रमुख जो चित्र माने जाते हैं। जो चोखला महल कहाँ पे है, मेहरानगढ़ स्थित, ऐसे लिखना है आपको कि मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चोखला महल के भित्ति चित्र इस चित्र शैली के सबसे जो प्रमुख चित्र है, जो कि मालदेव के समय में यहाँ पे हम कह सकते हैं जो वीर रस प्रदान यानी मार्शल शैली जिसे कहा जाता है, तो उनके चित्र वहाँ पे बनाए गए, जिसमें वीर रस प्रदान चित्र बनाए गए थे, युद्ध से संबंधित जो चित्र यहाँ पे बनाए गए थे। तो लिखिए इसके अंदर मेहरानगढ़ स्थित मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है, मैं स्थित है, ऐसे कैसे लिख सकते हैं, मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है चोखला महल। चोखला महल के भित्ति चित्र, चोखला महल के भित्ति चित्र क्या है, इस चित्र शैली के चित्र, इस चित्र शैली के, इसी चित्र शैली के प्रमुख चित्र माने गए हैं, या फिर हम लिखे प्रमुख चित्र है। ठीक है, जो कि आगे लिखे जो कि मालदेव के समय में यहाँ पे है, जो कि वीर रस प्रदान मार्शल शैली में है, जो कि बनाए गए थे, जो कि इसी के आगे लिखे जो कि मालदेव के समय, मालदेव के समय यहां वीर रस प्रदान, जिसमें वीरता से संबंधित वीर रस प्रदान जो चित्र बनाए गए, वीर रस प्रदान कोष्टक में लिखे मार्शल शैली, मार्शल शैली कोष्टक बंद के चित्र बनाए गए, चित्र बनाए गए। फिर वीर रस प्रधान डैश करके आपको लिखना है, उसके बारे में हम डेफिनेशन जो लिख लेते हैं कि वीर रस प्रधान का अर्थ क्या होता है कि वीरता का प्रदर्शन किया हो, उसे चित्रों के अंदर वीरता का प्रदर्शन वहां पे किया गया हो, जैसे कोई वीर जो व्यक्ति है घोड़े पे तलवार चला रहा है, इस प्रकार से वहां पे चित्रण किया गया हो, यानी हम कह सकते हैं युद्ध के चित्र वहां पे बनाए गए हो, जिसमें किन किन के चित्र बनाए गए हैं, जिसमें राम रावण के जो हम कह सकते हैं चित्र बनाए गए हैं, राम रावण युद्ध का चित्र बनाए गए हैं, और हम कह सकते हैं सप्तसती के चित्र वहां पे भी बनाए गए हैं। तो यहां लिख देता हूं ना उसके बारे में, वीर रस प्रदान जैसे या फिर नेक्स्ट पेज में लिखते हैं ना, वीर रस प्रदान बराबर, इसमें आएगा नहीं ना, मैं उधर लिख दूंगा नेक्स्ट पेज में, पहले इतना लिखिए आप, लिखिए इतना फटाफट से, उसके बाद में नेक्स्ट पेज में लिख देता हूं मैं।
लिख देता हूँ ना नेक्स्ट। तो अब यहाँ पे लिखें वीर रस प्रदान, फिर डैश करके लिखना है। वीर रस प्रदान, डैश करके लिखें। वीरता का प्रदर्शन किया हो, जिसमें वीरता का प्रदर्शन किया हो, या फिर डैश करके लिखे युद्ध के चित्र, कॉमा युद्ध के चित्र बनाए गए हो, युद्ध के चित्र बनाए गए हो। युद्ध के चित्र है जो कि बनाए गए हो, जिसमें किसके चित्र बनाए गए हैं? राम रावण, जिसमें राम रावण युद्ध व सप्तसती के चित्र बनाए गए। राम रावण युद्ध व सप्तसती के चित्र बनाए गए। के चित्र बनाए गए। ठीक है, तो लिखिए। और उसके बाद में हम बात करते हैं सूर सिंह के समय में है, जो कि यहाँ पे भागवत पुराण और ढोला मारू के जो चित्र यहाँ पे बनाए गए थे, जो कि हम कह सकते हैं प्रमुख चित्र इसमें बनाए गए थे। फिर विठल देव के कहने पे भी यहाँ पे है, जो कि विठल दास के कहने पे भी जो यहाँ पे चित्र बनाए गए थे वीरजी भाटी के द्वारा, उनके बारे में बात करेंगे। फिर आगे लेके सूर सिंह के समय यहाँ पे भागवत पुराण और ढोला मारू के यहाँ पे प्रमुख चित्र बनाए गए थे। सूर सिंह के समय सूर सिंह के समय यहाँ पे ढोला मारू है, और आपके है जो कि भागवत पुराण के जो चित्र यहाँ पे बनाए गए थे। भागवत पुराण व ढोला मारू के चित्र, व ढोला मारू के प्रमुख चित्र बनाए गए। बनाए, ऐसे लिख दो, बनाए गए। सूर सिंह के समय भागवत पुराण व ढोला मारू के चित्र बनाए। फिर नेक्स्ट लिखे रागमाला के जो चित्र यहाँ पे बनाए गए थे, किसने बनाए थे? वीरजी भाटी ने बनाए थे। किसके कहने पे बनाए थे? ये हम कह सकते हैं गज सिंह का एक सामंत था जिसका नाम था विठल दास चांपावत, उसके आग्रह पे है जो कि बनाए थे। तो लिखे रागमाला चित्र, रागमाला चित्र, डेस्क करके लिखे गज सिंह प्रथम। कब बनाए गए थे? गज सिंह प्रथम के समय वीरजी भाटी के द्वारा, चित्रकार लिख सकते हैं, चित्रकार वीरजी भाटी के द्वारा, किसके द्वारा बनाया गया? वीरजी भाटी के द्वारा गज सिंह के सामंत, किसके कहने पे? गज सिंह के सामंत कौन था? विठल दास चांपावत, विठल दास
चंपावत के आग्रह पे बनाए, के आग्रह पर बनाए। ठीक है, लिखिए। और यहाँ पे जसवंत सिंह प्रथम के समय है जो कि मुगल प्रभाव के साथ में कई सारे जो प्रेम कहानियों पर भी सर्वाधिक चित्र यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जैसे कि ढोला मारू चित्र है, और आप कह सकते हैं कल्याण रागिनी चित्र है, और उजला जेठ भी चित्र है, सोनी महिवाल चित्र है, और आपके बाज बहादुर रूपवती जो चित्र है यहाँ पे बनाए गए थे। तो इनके बारे में बात करते हैं। चलो यहाँ पे लिख देते हैं ना, लिखिए। जसवंत सिंह प्रथम के समय, जसवंत सिंह प्रथम के समय किसका प्रभाव जो रहा था यहाँ पे, मुगल शैली का। जसवंत सिंह प्रथम के समय मुगल प्रभाव के साथ, मुगल प्रभाव के साथ यहाँ प्रेम कहानियों के भी चित्र बनाए गए। यहाँ प्रेम कहानियों के भी चित्र बनाए गए, चित्र बनाए गए। कौन कौन से हो जाएंगे? ढोला मारू है, और आपके है जो कि उजला जेठ भी है, कल्याण रागिनी है, सोनी महिवाल है, और बाज बहादुर रूपवती है ना। तो लिखिए, इसके बाद में नेक्स्ट पेज में लिख देते हैं ना। लिखते हैं ना। लिखे, ढोला मारू एक, लिखे सोनी महिवाल, बाज बहादुर, बाज बहादुर रूपमती, बाज बहादुर रूपमती, रूपवती नहीं, यहाँ पे क्या है, रूपमती है। एक है कल्याण रागिनी और एक आपका उजला जेठ भी। सॉरी, थोड़ा जुकाम ज्यादा सता रही है। आवाज आ रही है ना अच्छे से? तो दो नाम और लिखे यहाँ पे, एक तो उजला जेठवी और एक है जो कि कल्याण रागिनी। उजला जेठवी, एक होगा कल्याण रागिनी, कल्याण रागिनी। ठीक है, ये यहाँ पे प्रेम कहानियों पे जो चित्र बनाए गए हैं, ढोला और मारू, है ना। तो ये यहाँ पे हम कह सकते हैं प्रेम आधारित जो कहानी है, ढोला मारू, ये प्रेम कहानी है। जो ढोला पति को कहा जाता है, मारू जो हम कह सकते हैं पत्नी के आधार पे इसको जो चित्र यहाँ पे बनाए गए कहानियों पे ना।
उसके बाद में बात करें अजीत सिंह के समय, तो अजीत सिंह के समय जो जोधपुर चित्रशैली है, मारवाड़ चित्रशैली हम कह सकते हैं, तो उनके समय में इस चित्रशैली के सबसे जो सुंदर चित्र है वो उनके समय में बनाए गए। तो अगर पूछ ले कि मारवाड़ या फिर जोधपुर चित्रशैली के अंदर सबसे जो सुंदर चित्र है वो किसके समय में माने गए हैं, तो वो हो जाएंगे अजीत सिंह के समय में इस चित्रशैली के अंदर सबसे जो सुंदर चित्र वो बनाए जाते हैं। फिर बात आती है उबेद सिंह के, तो उबेद सिंह के समय में एक चित्रकार था जिसका नाम था डालचंद। क्या नाम था? डालचंद। किसके समय में था ये? अभय सिंह के समय में। ठीक है, तो अभय सिंह के समय में चित्रकार था जिसका नाम था डालचंद। तो उसने जो अभय सिंह के किस प्रकार के चित्र बनाए थे? नृत्य देखते हुए अभय सिंह के चित्र बनाए थे। किसी जगह अभय सिंह नृत्य देख रहे थे तो वहां के चित्र है जो कि बनाए थे इन्होंने। डालचंद ने अभय सिंह के नृत्य देखते हुए ऐसा जो प्रतीति उस चित्रों के अंदर किया गया है, दृश्य ऐसा उसमें दिखाया गया है कि जैसे अभय सिंह क्या कर रहे हैं? नृत्य देख रहे हैं। तो ऐसे चित्र डालचंद ने बनाए हैं। किसके समय में? अभय सिंह के समय में। फिर बात करते हैं मानसिंह के समय में जो के प्रमुख चित्रकार जो अभी हम बात की थी दाना भाटी, तो उनके जो चित्र है उनको मारवाड़ चित्रशैली का चरमोत्कर्ष भी कहा जाता है या फिर माना जाता है। तो ये बात, एक दो बात इसके अंदर और लिखते हैं। फिर क्या करते हैं? विशेष पढ़ लिया और फिर चित्रकार है जो कि पढ़ लेते हैं इसके अंदर कौन कौन से। वैसे विशेष रूप से कई सारे चित्रकारों का तो नाम इसके अंदर बीच में आगे है और जो बच्चे हैं उनको साथ में मैं लिखवा दूंगा ताकि आप एक साथ ही इस चित्रशैली के साथ में क्या करेंगे, जो उन चित्रों का नाम, जो चित्रकार है उनका नाम अच्छे से समझ सकेंगे। ठीक है, तो अब लिखे अजीत सिंह के समय इस चित्रशैली के अंदर सबसे सुंदर जो चित्र बनाए गए। अजीत सिंह के समय इस चित्रशैली के सबसे सुंदर चित्र बनाए गए। के सबसे सुंदर समझते हो ना? सबसे अच्छे, देखने में ब्यूटीफुल, सबसे सुंदर चित्र बनाए गए। कई लड़कियों का नाम भी होता है ना सुंदर। फिर लिखे मानसिंह के समय में ना, तो इसके अंदर पहले उबे सिंह के समय में लिख देते हैं कि जो हम कह सकते हैं डालचंद ने जो उनका नृत्य देखते हुए चित्र जो बनाया था, यानी उबे सिंह के समय चित्रकार डालचंद ने नृत्य देखते हुए उबे सिंह का चित्र है जो कि बनाया था। लिखिए अभय सिंह के समय चित्रकार डालचंद ने नृत्य देखते हुए उबे सिंह का चित्र बनाया। नृत्य देखते हुए अभय सिंह का चित्र बनाया। अभय सिंह का चित्र बनाया। ठीक है, फिर लिखिए मानसिंह के समय जो यहाँ के जो प्रमुख चित्र बनाए गए थे, जैसे प्रमुख चित्रकार था यहाँ पे दाना भाटी, जिसने हम कह सकते हैं, लिखिए मानसिंह के समय प्रमुख चित्रकार कौन था? दाना भाटी या फिर दानाजी भाटी, जो भी है ना, दाना भाटी के प्रमुख चित्रकार, या फिर कैसे भी आप लिख सकते हैं कि जो उस समय कौन था प्रमुख चित्रकार था? दाना भाटी। इसके जो चित्रों को इसके जो प्रमुख चित्र थे उनको मारवाड़ चित्रशैली का चरमोत्कर्ष माना जाता है। दाना भाटी था। लिखिए इनके चित्रों को
मारवाड़ चित्रशैली का चरमोत्कर्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चरमोत्कर्ष कहा जाता है। अंडरलाइन करें, चरमोत्कर्ष। तो लिखिए फटाफट से। फिर इनके जो प्रमुख चित्रकार है, वैसे कईयों का नाम पढ़ लिया, और कितने 8-9 चित्रकार है, तो बात कर लेते हैं। जैसे वीरजी भाटी की बात हम लोगों ने कर ली, दाना भाटी की कर ली, डालचंद की कर ली, तो 3-4 तो आ ही गए है ना। अब इसके अंदर 3-4 तो 4 तो दास नाम है। एक तो शिवदास शंकर दास, शिव भगवान शंकर भगवान, शिवदास शंकर दास, और एक आता है बिशन दास, और एक है अमरदास। फिर 2 भाटी है, दाना भाटी और वीर भाटी। दाना भाटी और वीरजी भाटी कितने हो गए? 4, 2, 6। और फिर 3 और आ जाते हैं, एक तो डालचंद, माधो सिंह, और एक है छज्जू नाम का। ये 9 इनके चित्रकार है। तो लिखिए पहले लिख लेते हैं ना। चलो, प्रमुख चित्रकार लिखे, हेडिंग लगाए। प्रमुख चित्रकार, नंबर लगा सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले किसको लिखेंगे? शिवदास, फिर लिखेंगे शंकरदास, फिर लिखेंगे बिशन दास, फिर उसके बाद में लिखेंगे अमरदास, फिर लिखेंगे दाना भाटी, फिर लिखेंगे दाना भाटी, वीरजी भाटी, फिर लिखेंगे एक डालचंद, एक लिखेंगे माधव सिंह, और एक हो जाएगा छज्जू। नो हो गया ना। शिवदास, शंकरदास, बिशनदास, अमरदास, दाना भाटी, वीरजी भाटी, डालचंद, माधोदास और छज्जू, ये इसके हैं जो कि प्रमुख चित्रकार थे। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने दाना भाटी, वीरजी भाटी और डालचंद, इनके बारे में तो बात की थी कि भाई इन्होंने जो चित्रों के बारे में अभी जो हम लोगों ने चित्रशैली के अंदर जो पढ़ा था, तो इसका विवरण आ गया। बाकी नाम अगर पूछ ले, क्योंकि यहाँ से प्रश्न अगर पूछ ले कि अमरदास की चित्रशैली से संबंधित जो चित्रकार है, अगर उस हिसाब से जो भी प्रश्न पूछे तो आपका राइट होना चाहिए। ठीक है, तो ये चित्रकार आप उनका नाम लिख लीजिए। फिर इसके बाद में हम बढ़ते हैं आगे। मारवाड़ चित्रशैली के अंदर जो उप चित्रशैलियाँ कितनी थी? 6 थी ना, जिसमें कौन कौन सी थी? चलिए एक बार मैं नाम लिखवा देता हूँ ना। मारवाड़ चित्र स्कूल, जो हम लोगों ने सबसे पहले जो स्टार्ट किया था टॉपिक, उस टाइम लिखा था, लिखवा देता हूँ ना। एक तो हो जाएगा जोधपुर चित्रशैली, ठीक है, एक किशनगढ़ चित्रशैली, 3 नंबर बीकानेर चित्रशैली, जैसलमेर चित्रशैली,
और 5 नंबर पे अजमेर चित्रशैली। इसके अंदर और अजमेर चित्रशैली पढ़ेंगे और एक हो जाएगा आपका नागौर चित्रशैली। ठीक है, कितने हैं? 6 है ना। तो मारवाड़ चित्र स्कूल के अंदर आपके जोधपुर चित्रशैली, जिसको मारवाड़ चित्रशैली भी कहा जाता है, और किशनगढ़ चित्रशैली, बीकानेर चित्रशैली, और जैसलमेर चित्रशैली, अजमेर चित्रशैली, नागौर चित्रशैली, इन सभी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जोधपुर के बारे में पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं 2 नंबर हेडिंग लगे आप किशनगढ़ चित्रशैली। ये लिख लिया, वैसे तो मैंने फर्स्ट में लिखवा दिया था ना, अब लिखिए आप किशनगढ़ चित्रशैली, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हेडिंग लगे किशनगढ़ चित्रशैली, या फिर उसे ऑब्लिक लगा के लिखे बनी ठनी चित्रशैली भी कहा जाता है। किशनगढ़ चित्रशैली। किशनगढ़ चित्रशैली, या फिर ऑब्लिक करके लिखे बनी ठनी चित्रशैली। बनी ठनी आप सभी ने सुना होगा ना नाम, बनी ठनी चित्रशैली। अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लेते हैं। ठीक है, तो किशनगढ़ चित्रशैली जो अजमेर का ही एक भाग था, उसके अंदर अगर बात करें तो प्रादुर्भाव जो है और स्वर्ण काल जो माना जाता है वो सावंत सिंह के समय में माना जाता है। और यहाँ पे जो रंगों का प्रयोग किया गया है वो श्वेत रंगों का प्रयोग किया गया है और गुलाबी रंगों का भी साथ में प्रयोग किया गया है। वृक्ष वहाँ पे केले का जो चित्रण वहाँ पे किया गया है, और पशु के अंदर गाय का चित्रण वहाँ पे किया गया है। ठीक है, और पक्षी जो हम कह सकते हैं, पक्षी के अंदर जो जलीय पक्षियों का जो पंक्तिबंध जो होता है ना, साथ में जो पंक्ति से संबंध, पंक्ति से यानी जुड़े हुए जो चित्र होते हैं, यानी कई सारे जो पक्षियों के वहाँ पे हम कह सकते हैं पंक्तिबंध जो चित्रण, जैसे वहाँ पे हंस का चित्रण देखने को मिलता है, बतख का चित्र देखने को मिलता है, और सारस का चित्र भी देखने को मिलता है, और एक आता है जल सुरखाब। जल सुरखाब जो जल में रहता है, आधा डूबा हुआ बाहर रहता है, वैसे एक पक्षी है। तो ठीक है, तो वो उन सभी के वहाँ पे चित्र देखने को मिलते हैं जो रंगीन कलर का होता है, बिल्कुल अजीबोगरीब होता है। और बात करें तो महिला चित्रण, यानी महिलाओं का सौंदर्य जो सर्वाधिक चित्रण वहाँ पे किया गया है। जैसे बनी ठनी का चित्र है ना, सबसे सुंदर महिला का जो चित्र वहाँ पे माना गया है, किसके द्वारा वो बनाया गया है? वो मोर ध्वज निहाल चंद के द्वारा है जो कि चित्र बनाया गया है। किसके द्वारा? मोर ध्वज निहाल चंद के द्वारा है जो कि बनाया गया है। और उसके बाद में बात करें तो जो महिला चित्रण है, जिसके अंदर और भी अगर जानकारी ले तो महिला के सौंदर्य से संबंधित जो सर्वाधिक चित्र वहां पे बनाई गई, और नाक में बेसरी आभूषण जो होता है, नाक में पहनने का एक जो आभूषण होता है बेसरी आभूषण का चित्रण भी वहां पे किया गया है। हाथों में, उनके हाथों में, जैसे बनी ठनी की बात करें तो उनके हाथों में जो अर्धमुकुलित जो कली होती है, जो कमल कली हम कह सकते हैं, जो फूल होता है, अर्धमुकुलित का मतलब होता है आधी खुली हुई कमल कली उनके हाथों में ऐसे है जो कि चित्रित की गई है। और उसके बाद में बात करें तो खंजन जो पक्षी होता है उसके समान उन चित्रों के अंदर जो महिलाओं के चित्र हैं वहां पे कमान जो होता है, तीर कमान होता है ना, एक तीर और ये धनुष, तो इनके समान, या फिर हम कह सकते हैं खंजन पक्षी के समान यहाँ पे है जो कि या फिर हम कह सकते हैं कमल की जो पंखुड़ी होती है उसके समान आंखें हैं जो कि उसके अंदर दिखाई गई है महिला चित्रणों के अंदर। फिर विशेष के अंदर पढ़ेंगे हम किशनगढ़ जो ठिकाना है उसकी स्थापना 1609 में। किशनगढ़ ठिकाने की जो स्थापना है 1609 ईस्वी में है जो कि की गई थी। उसमें मोटा राजा उदय सिंह का जो पुत्र था किशनगढ़ द्वारा है जो कि उनके द्वारा की गई थी। मोटा राजा उदय सिंह का पुत्र था जिसका नाम था किशनगढ़, है ना, किशन सिंह, क्या नाम था उसका, चलो इसके बारे में बात करेंगे हम। और ये हम बात करें तो जो ठिकाना है किशनगढ़, जो ठिकाना है ये वल्लभ संप्रदाय का अनुयायी रहा था, इसलिए यहाँ का जो शासक हम कह सकते हैं
सावंत सिंह वो क्या करते हैं, इससे संप्रदाय से प्रभावित होकर के और अपना नाम ही क्या कर लेते हैं, यानी ये संप्रदाय जो वल्लभ संप्रदाय, ये किस संप्रदाय से संबंधित है, नाथ संप्रदाय से संबंधित माना गया है। ठीक है, तो इसके अंदर जो नाथ जी से संबंधित ये जुड़ करके जो यहाँ का शासक था सावंत सिंह, वो क्या कर लेता है, अपना नाम ही क्या कर लेता है, नागरीदास रख लेता है। और फिर कहा जाता है कि इसी नागरीदास ने, यानी सावंत सिंह ने अपना नाम नागरीदास रख लिया और नागरीदास ने नागर समुच्चय नामक एक ग्रंथ की रचना भी की थी। क्या नाम से, नागर समुच्चय, नागर समुच्चय नामक एक ग्रंथ की रचना की थी। और इस चित्रशैली के अंदर हम बात करें तो जो प्रेम भक्ति का मिश्रण है, जो कि यहाँ पे इस चित्रशैली के अंदर जो कला है उसके अंदर प्रेम है, भक्ति है, यहाँ के जो इनके सभी का मिश्रण का जो चित्र है यहाँ पे देखने को मिलता है। और इस चित्रशैली का जो श्रेय जो जाता है, यानी इसको प्रकाशित करने का श्रेय वो जाता है एरिक डिक्सन और डॉक्टर फयाज अली को जाता है। और बनी ठनी के चित्र के बारे में फिर हम क्या करते हैं, अच्छे से इसके बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। यानी सावंत सिंह के समय में, यानी हम कह सकते हैं 1760 ईस्वी में सावंत सिंह का एक दरबारी कवि था जिसका नाम था मोर ध्वज निहाल चंद। उसने सावंत सिंह की एक प्रेमिका थी जिसका नाम था, हम कह सकते हैं रसिक विहारी, और या फिर हम उसे कह सकते हैं विलासवती भी कह सकते हैं या रसिक प्रिया भी कहते हैं। तो उनका जो चित्रण है वो राधा के रूप में जो चित्रण यहाँ पे किया गया था, या फिर हम कह सकते हैं उनका राधा के रूप में चित्र बनाया, जिससे क्या कहा जाता है, बनी ठनी। अब वैसे ये कोई बनी ठनी एक्चुअली में नाम नहीं है, लेकिन उसे कहा जाता है। और एक्चुअली में जो चित्र बनाया किसका चित्र बनाया गया, राधा के रूप में एक हम कह सकते हैं कि स्त्री थी जिसका नाम था, उसको प्रेमिका हम कह सकते हैं, प्रेमिका थी रसिक बिहारी। किसकी प्रेमिका थी, ये हम कह सकते हैं सावंत सिंह वहां का शासक था उस समय, तत्कालीन जो शासक था सावंत सिंह, उसकी प्रेमिका थी जिसका राधा के रूप में चित्र बनाया था। ठीक है, किसने बनाया था, 1760 ईस्वी में चित्रकार मोर ध्वज निहाल चंद ने बनाया था। और इसको हम कह सकते हैं एरिक डिक्सन जो था वो क्या करते हैं, इस चित्रशैली को प्रकाशित जो करते हैं, नहीं सॉरी हम कह सकते हैं प्रकाश में लेके आने का जो श्रेय उनको जाता है। तो उन्होंने, यानी एरिक डिक्सन ने इस चित्र को, बनी ठनी चित्र को भारत का मोनालिसा भी कहा है, भारत का मोनालिसा भी उन्होंने है जो कि कहा है। लेकिन रियल तौर पे अगर हम बात करें तो विश्व का जो मोनालिसा आखिरकार जो शब्द है वो कहाँ से, उसकी उत्पत्ति या फिर हम कह सकते हैं वो किस पे जो बनता है। विश्व की प्रसिद्ध एक मोनालिसा एक चित्र है, इमेज है, वो क्या है, यानी इटली का एक कलाकार था जिसका नाम था लियोनार्डो दी विंची। उसने एक अमर जो कलाकृति जो बनाई थी सन 1503 से 1506 के अंदर। कब बनाई थी, 1503 से 1506 के अंदर। यानी लगभग बात करें तो इस चित्र को बनाने में 4 वर्ष का समय है जो कि उनका लगा था, लियोनार्डो दा विंची ने। विश्व की जो इटली का ये कलाकार था, चित्रकार था। दोस्तों आज तो जुकाम लग रखे हैं। और बनी ठनी चित्र के अंदर बात करें तो इस पे 20 पैसे का डाक टिकट भी जारी हुआ था 5 मई 1973 को। 5 मई 1973 को 20 पैसे का डाक टिकट भी जारी हुआ था। डाक टिकट किस पे, बनी ठनी पे। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, लिखने की कोशिश करते हैं थोड़ा बहुत जो भी है। फिर इसके और कई सारे जो चित्र पढ़ते हैं, वसली चित्र भी इसके पढ़ेंगे अंदर। यानी वसली चित्र क्या होते हैं, जो कागजों को जोड़ करके उसकी जो मोटाई हम कह सकते हैं, कागजों को एक कागज के ऊपर ऐसे जोड़ करके उसकी मोटी परत बनाई जाती है और उस पे जो चित्र बनाए जाते हैं उसे वसली चित्र कहा जाता है। और वसली चित्र सर्वाधिक मात्रा में कहाँ बनाए गए, किशनगढ़ के अंदर। इसलिए किशनगढ़ शैली को कागजी चित्र शैली भी कहा जाता है। तो ये बात भी आपको प्रमुख रूप से, मौखिक रूप से आपको याद रखनी है, विशेषता है ना, ये भी हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले लिखते हैं इसके बारे में। प्रादुर्भाव काल और स्वर्ण काल किसके समय को माना जाता है, सावंत सिंह के समय को है जो कि माना गया है। लिखिए, प्रादुर्भाव काल
प्रादुर्भाव काल व स्वर्ण काल। प्रादुर्भाव काल व स्वर्ण काल। आवाज आ रही है ना आप सभी तक अच्छे से? ये किसके समय को माना जाता है? सावंत सिंह के समय को। सावंत सिंह, ठीक है। तो इसमें लिखिए प्रादुर्भाव काल। और रंग यहाँ पे किस रंग का प्रयोग किया गया है चित्र शैली के अंदर? लिखिए रंग के अंदर श्वेत व गुलाबी। श्वेत व गुलाबी रंग का प्रयोग किया गया है। पशु के अंदर लिखे गाय, पशु का यहाँ पे चित्रण किया गया है। और वृक्ष के अंदर लिखे केला। केला वृक्ष का यहाँ पे चित्रण किया गया है, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो पक्षी है, पक्षियों के यहाँ पे जो चित्र के हैं, जो किन पक्षियों के चित्र बनाए गए हैं, यहाँ पे हम बात करें जलीय पक्षी जो होते हैं उनका चित्रण यहाँ पे किया गया है। जलीय पक्षियों का पंक्तिबद्ध जो चित्रण यहाँ पे किया गया है, जैसे हंस है, सारस है, बतख है, और एक होता है जलारमुखु, है ना, जल सुरखाब जो होता है ना। चलिए लिखिए पक्षी कैसे लिखिए जलीय पक्षियों का पंक्तिबद्ध चित्र, पंक्तिबद्ध चित्रण। जैसे हंस है, जैसे हंस का चित्रण बनाए गए हैं, चित्र बनाए गए हैं। सारस है, बत्तख है, और एक और है जल सुरखाब। ये चित्र यहाँ पे बनाए गए, ठीक है। लिखिए जल सुरखाब। उसके बाद में महिला चित्रण, जो कि महिला के सौंदर्य का चित्रण यहाँ पे किया गया है, जिसमें जो नाक में क्या है, बेस्तरी जो आभूषण है वो डाला गया है, और हाथों में क्या है, अर्ध मुकुलित जो कमल कलियां वो उनके अंदर है, जो कि चित्रित की गई है। चलिए यहां लिखते हैं ना, महिला चित्रण के अंदर। यहां पे आएगा नहीं, नेक्स्ट आगे लेता हूं ना, एक बार लिख लीजिए आप, महिला चित्रण। महिला चित्रण लिखिए। इसमें इस चित्र शैली के अंदर जो महिला के सौंदर्य का सर्वाधिक चित्रण किया गया है, महिला के सौंदर्य का सर्वाधिक चित्रण किया गया है। महिला के सौंदर्य का सर्वाधिक चित्रण। नाक में बेस्तरी आभूषण का चित्रण जो कि किया गया है, लिखिए आगे। नाक में बेस्तरी आभूषण, आभूषण हम पढ़ेंगे, आभूषण का हमारा टॉपिक बाकी है अभी। बेस्तरी आभूषण का चित्रण किया गया है। हाथों में अर्धमुकुलित कमल कली, हाथों में अर्धमुकुलित कमल कली। अर्धमुकुलित का अर्थ क्या होता है? आधी खुली हुई। लिख दीजिए कोष्टक में आधी, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। आधी खुली हुई, कोष्टक बंद, कमल कली।
कमल, कली। लिख दीजिए आगे का चित्रण। ठीक है। हाथों में अर्ध मुकुलित जो आदि खुली हुई जो कली होती है, हम कह सकते हैं फूल जो होते हैं, उसका चित्रण इसके अंदर किया गया है। नाक में बेस्तरी आभूषण हो गया, और खंजन जो पक्षी के समान, या फिर हम कह सकते हैं कमान जो होता है हमारा धनुष होता है उसके समान, या फिर हम कह सकते हैं कमल की पंखुड़ी के समान जो आंखें इसमें चित्रित की गई है। लिखिए आगे। खंजन पक्षी के समान आंखें, खंजन पक्षी के समान, ऑब्लिक करके लिख सकते हैं या लिख सकते हैं ऑब्लिक, कमान के समान, कमान के समान, ऑब्लिक कमल की पंखुड़ी, है ना। लिखिए कमल की पंखुड़ी के समान आंखें। यहां पे लिख देते हैं ना, आंखों के चित्रण किए गए, के समान आंखों का चित्रण किया गया। ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे बात करते हैं जो विशेष से पढ़ लेते हैं ना। इसके बाद में विशेष के अंदर है जो कि जो क्या होता है कि किशनगढ़ जो ठिकाना है इसका जो स्थापना कब की गई थी, 1609 के अंदर है, जो कि मोटा राजा उदय सिंह का एक पुत्र था जिसका नाम था किशनगढ़ था ना, के द्वारा है जो कि की गई। चलिए विशेष लगाइए आगे, टॉपिक हेडिंग लगाइए विशेष। फिर लिखे इसी के अंदर किशनगढ़ ठिकाना, किशनगढ़ ठिकाने की स्थापना किशनगढ़ ठिकाने की स्थापना 1609 ईस्वी में, 1609 ईस्वी में किसके द्वारा की गई? मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र, मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र, क्या नाम था? किशन सिंह था क्या? किशन सिंह के द्वारा की गई, के द्वारा की गई। ठीक है। और सबसे अधिक मात्रा में हम कह सकते हैं सर्वाधिक इस पे किस संप्रदाय का जो विशेष जो बल या फिर हम कह सकते हैं प्रभाव इस पे रहा था, वो रहा था वल्लभ संप्रदाय का। तो कहा जाता है ये ठिकाना है जो कि वल्लभ संप्रदाय का अनुयायी माना जाता था। इसलिए जो सावंत सिंह ने क्या किया था, इस संप्रदाय के साथ में रह करके है जो कि अपना नाम नागरीदास रख लिया था, और उन्होंने एक नागर समुच्चय नामक एक जो ग्रंथ की भी रचना की थी। तो लिखिए इतना, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। लिखिए अब इसी के अंदर एक और लिखे लाइन, ये ठिकाना वल्लभ संप्रदाय का अनुयायी था। ये ठिकाना वल्लभ संप्रदाय का अनुयायी था। संप्रदाय का अनुयायी था। इस संप्रदाय से संबंधित हम कह सकते हैं
यहाँ के शासक जो कौन थे, सावंत सिंह। यहाँ के शासक सावंत सिंह संप्रदाय से प्रभावित होकर के या फिर हम कह सकते हैं होते हुए अपना नाम क्या रख लेते हैं, नागरी दास रख दिया था। इसे लिख दीजिए। यहाँ के शासक, यहाँ के तत्कालीन शासक, यहाँ के शासक सावंत सिंह। सावंत सिंह इस संप्रदाय से प्रभावित होकर अपना नाम या फिर लिख जी होते हुए प्रभावित होते हुए अपना नाम क्या रख लेते हैं, अपना नाम नागरी दास रख लेते हैं। नागरी दास रख देता है। सॉरी, आज तो जुकाम काफी लग रही है ना, सेशन को बीच में छोड़ नहीं सकते। तो लिखते हैं आगे इसके अंदर कि नागरीदास से जो कि सावंत सिंह यहाँ का जो शासक था वो इसे संप्रदाय, किस संप्रदाय से, वल्लभ संप्रदाय से। इसके पीठ कहाँ पे है, नाथ द्वारा राजमंद के अंदर। नाथ जी का ना मंदिर यहाँ पे हम कह सकते हैं, जो इसे संप्रदाय से संबंधित जो पीठ हो गई। और इसे ये है जो कि नागरीदास, फिर लिखे नागरीदास ने एक जो ग्रंथ की रचना की थी, नागर समुच्चय। नागरीदास ने नागर समुच्चय नामक ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है। और इसके अंदर हम बात करें तो जो इस चित्र शैली को जो प्रकाश में लाने का श्रेय डॉक्टर फयाज अली और एरिक डिक्सन को जाता है। तो लिखिए, इस चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय, इससे आवाज आ रही ना आप सभी तक, इस चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है, डॉक्टर फयाज अली और एरिक डिक्सन को जाता है, और एरिक डिक्सन को जाता है। तो लिखिए अच्छे से। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं और जो विषय वस्तु पढ़ते हैं उनसे पहले एक लाइन और लिखे कि इस चित्र शैली में कला, प्रेम और हम कह सकते हैं भक्ति मिश्रण से संबंधित जो चित्र इसके अंदर देखने को मिलते हैं। इस चित्र शैली में कला, प्रेम, भक्ति, इस चित्र शैली में कला, प्रेम और भक्ति से मिश्रित, या फिर हम कह सकते हैं भक्ति मिश्रित जो चित्र, भक्ति का मिश्रित चित्र देखने को मिलते हैं।
लिखिए, इतना लिखिए। उसके बाद में विशेष लिखते हैं, विषय वस्तु बनी ठनी चित्र के बारे में थोड़ी सी बात है करते हैं। चलिए लिखिए, अब लिखिए इस चित्र से संबंधित जो विषय वस्तु या फिर जो चित्र है वो लिखते हैं ना। विषय वस्तु ऑब्लिक चित्र। तो एक नंबर लगा के लिख दीजिए बनी ठनी। बनी ठनी चित्र, ठीक है। किसके समय में बनाया गया था? सावंत सिंह के समय में है, जो कि मोरध्वज निहाल चंद ने इस चित्र को बनाया था। कब बनाया था? 1760 ईस्वी के अंदर। तो लिखिए सावंत सिंह के समय, सावंत सिंह के समय 1760 ईस्वी में दरबारी चित्रकार, किसका दरबारी चित्रकार था? सावंत सिंह का। दरबारी चित्रकार मोरध्वज निहाल चंद ने, मोरध्वज निहाल चंद ने सावंत सिंह की प्रेमिका, सावंत सिंह की प्रेमिका रसिक बिहारी, सावंत सिंह की प्रेमिका कौन थी? रसिक बिहारी बिहारी, या ऑब्लिक करके लिखे बिलासवती, बिलासवती, या ऑब्लिक करके लिखे रसिक प्रिया, रसिक प्रिया का किसके रूप में चित्र बनाया? रसिक प्रिया का राधा के रूप में चित्र बनाया, या फिर लिख सकते हैं राधा के रूप में चित्रण किया। राधा के रूप में चित्र बनाया। ठीक है, फिर आगे लिखते हैं एरिक डिक्सन ने, जो इसी चित्र शैली को प्रकाश में लेकर के आए थे। तो लिखे एरिक डिक्सन ने इस चित्र को, यानी हम कह सकते हैं एरिक डिक्सन ने इस चित्र को भारत का मोनालिसा कहा है। एरिक डिक्सन ने राधा के रूप में चित्र बनाया, जिसे बनी ठनी कहा जाता है। लिख दीजिए, चित्र बनाया जिसे बनी ठनी कहा जाता है। लिखे एरिक डिक्सन ने बनी ठनी, यानी इस चित्र को बनी ठनी चित्र को एरिक डिक्सन ने इनवाइटेड कॉमा एरिक डिक्सन ने भारत की मोनालिसा का, भारत की मोनालिसा कहा।
ठीक है। फिर लिखे 5 मई 1973 पे ऐसे चित्र पे डाक टिकट जो जारी हुआ था, कितने रुपए का? 20 पैसे का डाक टिकट जारी हुआ था। लिखे इस चित्र पर, इस चित्र पर 5 मई 1973 1973 में 20 पैसे का डाक टिकट जारी हुआ। जारी हुआ तो लिखिए उसके बाद में यानी 1 नंबर बनी ठंडी चित्र इसका पढ़ लिया, और उसके बाद में 2 नंबर लिखते हैं चांदनी रात की संगोष्ठी। ये एक चित्र है, ये भी इस चित्र शैली का प्रमुख चित्र माना जाता है, जो कि सावंत सिंह के समय चित्रकार अमीर चंद के द्वारा बनाया गया था। तो लिखिए इसके अंदर चांदनी रात की संगोष्ठी, 2 नंबर लगा के लिखे चांदनी रात की संगोष्ठी। थोड़ा तबीयत डाउन है बहुत ज्यादा। तो लिखिए सावंत सिंह के समय चित्रकार अमित चंद के द्वारा बनाया गया ये चित्र, ये सावंत सिंह के समय चित्रकार अमीर चंद के द्वारा बनाया गया। आवाज तो आ रही है ना? एक बार मैं आवाज थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ, आवाज अच्छे से आ रही है ना? ओके। और उसके बाद में हम बात कर सकते हैं इसी के अंदर एक और चित्र लिखते हैं 3 नंबर, गीत गोविंद चित्र है ना। गीत गोविंद चित्र है जो कि कल्याण सिंह के समय में चित्रकार था जिसका नाम था लाडली दास। उसने हम कह सकते हैं गीत गोविंद ग्रंथ के आधार पे जो राधा और कृष्ण के जो चित्र बनाए थे। इस चित्र में जो झील है, जो सरोवर है, नौकायान है आदि के चित्र है जो कि बनाए गए थे, जिसमें जो झील या फिर हम कह सकते हैं जो क्या है कमल, जो कमल से भरे चित्र है ना, जैसे उस पे कमल के जो फूल है वो तिरते हुए ऐसे चित्रित उसमें किया गया है। सरोवर जो प्रमुख यहाँ पे माने गए हैं, और इसमें कई सारे जो बाग बगीचों के जो उपवन होते हैं उनके चित्र भी बनाए गए हैं, जिसमें जो भंवरे क्या करते हैं, भंवरे का चित्रण है जो कि किया गया है। बाग बगीचों में भंवरे है जो कि उड़ते हुए ऐसा चित्र उसके अंदर है जो कि किया गया है, जो इससे मुख्य रूप से यहाँ पे है जो कि भंवरे का चित्रण किया गया है। फिर पढ़ेंगे वसली चित्र, और फिर इसके जो चित्रकार हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं, और इसको क्या करते हैं किशनगढ़ चित्र शैली को खत्म करते हैं, यानी इस टॉपिक को हमारा पूरा कर लेते हैं। 3 नंबर लिखिए गीत गोविंद चित्र। गीत गोविंद चित्र यह किसने बनाया था? लाडली दास चित्रकार था। तो इसमें लिखे कल्याण सिंह के समय चित्रकार लाडली दास ने गीत गोविंद के ग्रंथ के आधार पर राधा और कृष्ण के चित्र बनाए थे। लिखे कल्याण सिंह के समय चित्रकार का क्या नाम था? लाडली दास। लाडली दास ने प्रमुख रूप से चित्रकारों के नाम आपको याद रखना है। लाडली दास ने गीत गोविंद ग्रंथ के आधार पे गीत गोविंद ग्रंथ के आधार पर गीत गोविंद ग्रंथ के आधार पर राधा व कृष्ण के चित्र बनाए। राधा व कृष्ण के चित्र बनाए। किसने बनाए थे? लाडली दास ने। ठीक है। और उसके बाद में लिखिए कि इस चित्र शैली में जो झील है, सरोवर है, नौकायान है, इनके जो चित्र बनाए गए, जिसके अंदर जो कमल है,
कमल से भरे इसके अंदर जो कि चित्रित जो सरोवर प्रमुख बताए गए। इस चित्र शैली में सीधा लिखे, इस चित्र शैली में इन चित्रों में, या फिर सीधा लिखे इसमें झील, सरोवर, नौकायान के चित्र बनाए गए जिसमें कोष्टक में लिख सकते हैं, जिसमें फूलों से भरे या फिर फूलों से भरे सरोवर, फूलों से भरे सरोवर प्रमुख है। यानी फूलों से भरे का मतलब क्या हो जाता है कि जैसे कोई नदी है, झील है, तो उसके ऊपर जो फूल क्या करते हैं, तैरते हैं, तो ऐसे लगता है कि ये पूरा फूलों से भरे है। तो ऐसा चित्रित है जो कि किसके अंदर, गीत गोविंद जो चित्र है किशनगढ़ का जो प्रमुख चित्र माना जाता है, तो उसके अंदर किशनगढ़ शैली का, तो उसके अंदर ये जो कि माना गया है फूलों से भरे चित्र। ठीक है, एक और लिखे कि इसमें जो बाग बगीचों के जो चित्र यहाँ पे बनाए गए हैं वह उनके जो उपवन के चित्र बनाए गए हैं, जिसमें भंवरों का जो चित्रण किया गया है मुख्य रूप से माना गया है। नेक्स्ट लिख देते आगे ना, इसमें बाग बगीचे व उपवन के चित्र बनाए गए, इसमें बाग बगीचे व उपवन के चित्र बनाए गए जिनमें भंवरों का या फिर लिखे भंवरे का मुख्य या फिर प्रमुख चित्र प्रमुख है, जो कि प्रमुख रूप से चित्रण है जो कि किया गया है। लिखे जिसमें भंवरे का चित्रण है जो कि क्या है, मुख्य रूप से किया गया है, जिसमें भंवरे का चित्रण या फिर चित्र है जो कि मुख्य रूप से बनाया गया है, या फिर लिखिए भंवरे का चित्रण मुख्य रूप से किया गया है, मुख्य रूप से किया गया है। बाग बगीचों में जो फूलों में कलियों में जो भंवरे रहते हैं ना, जो हम कह सकते हैं उड़ने वाले जो जानवर होते हैं छोटे, उनके बारे में बात कर रहे हैं। फिर लिखते हैं वसली चित्र, या फिर लिख सकते हैं उन्हीं को ऑब्लिक लगा के लिखे कागजी चित्र है। देखिए प्रश्न यहां से पूछ सकते हैं, इंपोर्टेंट लगा के लिख देना वसली चित्र, या फिर इसे क्या कहा जाता है, कागजी चित्र। वसली चित्र किस शैली से संबंधित है, तो सर्वाधिक मात्रा में जो वसली चित्र या फिर कागजी चित्र वो किस चित्र शैली से माने जाते हैं, वो किस में बनाए गए हैं, किशनगढ़ चित्र शैली में, इसलिए इस चित्र शैली को कागजी चित्र शैली भी कहा जाता है। तो लिखे कि पतले कागजों को आपस में क्या करते हैं कि चिपकाकर, पतले जो कागज होते हैं उसको आपस में चिपकाकर एक मोटी परत है जो कि बना दी जाती है, और उसके ऊपर फिर है जो कि बाद में चित्र बनाया जाता है, जिसे वसली चित्र या फिर कागजी चित्र है जो कि कहा जाता है। और अगर बात की जाए कि सर्वाधिक जो कागजी चित्र या वसली चित्र है वो किशनगढ़ में बनाए गए, इसलिए इस चित्र शैली को कागजी चित्र शैली भी कहा जाता है। तो लिखिए पतले कागजों के टुकड़े, या फिर हम कह सकते हैं पतले कागजों को आपस में चिपकाकर पतले कागजों को आपस में चिपकाकर क्या किया जाता है, एक मोटी परत बना ली जाती है, चिपकाकर एक मोटी परत बना ली जाती है, परत
बना ली जाती है। फिर उसके ऊपर चित्र बनाए गए जाते हैं। फिर उसके ऊपर चित्र बनाए जाते हैं। फिर उसके ऊपर चित्र बनाए जाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे वसली चित्र कहा जाता है। वसली चित्र कहा जाता है। फिर लिखिए सर्वाधिक वसली चित्र किस चित्र शैली में बनाए गए? सर्वाधिक वसली चित्र, या फिर लिख सकते हैं यहाँ पे वसली चित्र या कागजी चित्र। वसली या कागजी चित्र ऐसे लिख दीजिए, सर्वाधिक वसली या फिर कागजी चित्र किशनगढ़ शैली में बनाए गए। किशनगढ़ शैली में बनाए गए, या फिर कह सकते हैं किशनगढ़ शैली में देखने को मिलते हैं। किशनगढ़ शैली में बनाए गए, इसलिए इस शैली को, या फिर हम कह सकते हैं इसलिए इस शैली को कागजी शैली भी कहा जाता है। इसलिए इस शैली को कागजी शैली भी कहा जाता है। भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट करके लिख लेना, कागजी शैली किस शैली से संबंधित है? तो ये आपके है जो कि किशनगढ़ चित्र शैली से संबंधित है, जो कि किस से चित्र स्कूल की उप चित्र शैली है, या आपके मारवाड़ चित्र स्कूल की उप शैली मानी जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट करके यहाँ पे नोट लगा के लिख लेना, ठीक है। फिर क्या करते हैं इसके बारे में, यानी जो चित्रकार है उनका बारे में थोड़ा सा नाम पढ़ लेते हैं। 5-6 चित्रकार रहेंगे इसके। चलिए इतना लिखिए, उसके बाद में इनके जो चित्रकार है उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे एक तो मोरध्वज निहाल चंद, जिसने बनी ठनी चित्र को जो कि बनाया था 1760 ईस्वी के अंदर। लिख लेते हैं, चलो लिखिए इसके प्रमुख चित्रकार। प्रमुख चित्रकार रेस करके लिखे। एक तो मोरध्वज निहाल चंद है, सुवर ध्वज है, लिखिए मोरध्वज निहाल चंद। मोरध्वज निहाल चंद। एक हो जाएगा सुरध्वज। एक होगा बदन सिंह। एक हो जाएगा धन्ना। एक होगा नानक राम। नानक राम। एक था अमीर चंद। अमीर चंद। और कौन थे? यानी एक मोरध्वज निहाल चंद, सुरध्वज, बदन सिंह, धन्ना, नानक राम और अमित चंद। और एक था सीताराम। सीताराम था, एक लाडली दास था ना, लिखे सीताराम। एक था लाडली दास और एक था छोटू नाम का। छोटू। कितने हो गए? 3 3 6 3 9, बिल्कुल इतने है ना। ये दो साथ में नाम याद हो जाएंगे, मोरध्वज निहालचंद और सुरध्वज। बदन सिंह धन, देखिए इसको याद ऐसे कर सकते हैं जैसे कि क्या होते हैं,
सबसे पहले जब हम छोटे होते हैं तो क्या करते हैं, नाना के पास रहते हैं तो नानक राम, और फिर क्या करते हैं हम, यानी पहले छोटे होते हैं तो किसके पास रहते हैं, छोटे छोटे जब होते हैं तो क्या होते हैं, लाडले होते हैं। छोटे होते हैं तो छोटू नाम, फिर क्या होते हैं, लाडले होते हैं तो लाडली दास हो गया। और छोटे होते हैं तो किसके पास रहते हैं, नाना नानी के पास रहना बहुत पसंद करते हैं। और उसके बाद में तब थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो क्या करते हैं, धन कमाते हैं, और धन कमाते हैं तो क्या हो जाते हैं, अमीर हो जाते हैं। अमीर दास, अमीर चंद हो गया। और अमीर हो जाते हैं तो फिर पैसों का क्या करना, बेटे बेटे सीताराम सीताराम राम का नाम जपते हैं। और ये दो नाम ऐसे याद रख लेना, एक हो जाएगा बदन सिंह। बदन सिंह तो जब छोटे थे तो आपका नाम था ना, ऐसे करके कैसे भी आप याद रख लेना, या फिर सीधा याद रख सकते हैं, मोरध्वज, निहाल चंद, सूरध्वज, बदन सिंह, धन्ना, नानक राम, अमीर चंद, छोटू, लाडलीदास, सीताराम, है ना। क्या करते हैं साथियों, इसी के साथ में यानी उसके बाद में नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे आपके अजमेर चित्रशैली स्टार्ट करेंगे, फिर आपके नागौर चित्रशैली भी पढ़ेंगे, जैसलमेर चित्रशैली भी पढ़ेंगे, और बीकानेर चित्रशैली भी पढ़ेंगे, और उसके बाद में मारवाड़ चित्रशैली आपकी खत्म हो जाएगी। तो इसी के साथ में आज के सेशन को यहीं पे पूर्ण करते हैं, फिर मिलते हैं एक नए जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बाय बाय, जय हिंद।